MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, महाराष्ट्र का निकाय चुनाव कई संकेतों और संदेशों को लेकर आया है। विपक्षी पार्टियों के लिए यह संकेत कतई अच्छे नहीं हैं। इस चुनाव के जो नतीजे आए और इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर हम पहले विश्लेषण कर चुके हैं। उनका न तो वर्तमान बेहतर दिख रहा है और ना ही भविष्य, क्योंकि बात विचार की है। जिस विचार को जनता सपोर्ट करती थी, उस विचार से जब दूसरी तरफ जाओगे तो जनता बताती है कि नहीं, हमें यह पसंद नहीं है। लेकिन जो संकेत इसके आगे मिल रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो हिंदू वोट बैंक है वो बहुत पहले खिसक चुका था। लेकिन अब जो इनका कोर वोट बैंक कहा जाता है, यानी कि मुस्लिम, जो एकजुट होकर इनको वोट देता रहा, सालों तक इनको जिताया, इनके लिए वोट किया, वो मुसलमान भी इन पार्टियों से धीरे धीरे भरोसा खो रहा है। मुसलमान जो हैं वो अब ऐसी पार्टियों को वोट कर रहे हैं जिनके नेता कट्टर बयानबाजी करते हैं। मैं सीधी बात करता हूं, जिनके नेता खुलेआम ये कहते हैं कि हमको अपनी कयादत खड़ी करनी है, वोट बंटना नहीं चाहिए। जिनके नेता ये खुलेआम कहते हैं कि भाई अपने नेता आपको बनाने पड़ेंगे, उसी पार्टी को अब मुसलमान वोट कर रहे हैं। चाहे वो पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन हो या वो पार्टी जिसका नाम ही इस्लाम है। एक इस्लाम पार्टी भी वहां पर लड़ी और उसका परफॉर्मेंस भी बता रहा है कि उसे भी वोट मिले। ये संकेत अच्छे तो नहीं है, लेकिन अगर आंख के सामने हैं तो क्या आप आंख बंद कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है? जो हो रहा है वो तो बोलना पड़ेगा। ये तो आप नहीं कर सकते कि जो हो रहा है उसको आप खारिज कर दें। जो हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा और उसके संकेत को समझना भी पड़ेगा और उसके आगे क्या करना है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये एकदम साफ संदेश है कि वो पैटर्न जो है वो अब पुराना हो चुका है, जिसमें केवल हिंदुओं को गाली देकर या सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को गाली देकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता था। तुष्टीकरण की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की जो सियासत है, उसके लिए क्या क्या नहीं कहा गया सनातन धर्म को और सनातन धर्म के मानने वालों को। किसी ने तो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनेट कह दिया था। आपको यह चेहरा याद होगा। अब जिन्होंने कहा उनकी पार्टी को हिंदू वोट तो वैसे ही कम मिलने थे, लेकिन जिनको खुश करने के लिए वो ये बयान देकर गए थे, उन्होंने किसको वोट दिया? उन्होंने वहां भी ओवैसी के नाम पर बंपर वोटिंग की और यह परिणाम है, यह देखिए आप सामने है। बंपर वोटिंग सीमांचल में जहां भरपूर मुस्लिम मतदाता हैं, बड़ी आबादी है, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है, वहां भी ओवैसी ने 5 सीटें जीती। यह आरजेडी और कांग्रेस, इनको मुस्लिम मतदाताओं ने नहीं चुना। कांग्रेस और आरजेडी को सीटें हरवाई भी। कुछ सीटें ऐसी थी जहां वो दूसरे नंबर पर जा रहे थे, तो उनको कई सीटें इन लोगों ने हरवाई। और कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की वजह से एआईएमआईएम चुनाव हार गई। और तब से एमआईएम एक बात लगातार कह रही है कि वोट कटवा पार्टी हम नहीं है। हमारे ऊपर यह इल्जाम था कि हम वोट काटते हैं कांग्रेस का, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे वोट कांग्रेस काट रही है। और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उसके बाद भी यही एमआईएम पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे वोट काटने वाले सपा के लोग हैं, हमारे वोट काटने वाले कांग्रेस के लोग हैं, वोट कटवा ये हैं, हम तो वो पार्टी हैं जिसको ठीक ठाक वोट मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आपको कुछ चेहरे याद करने चाहिए। उनमें से एक चेहरा आपके सामने है। ये जो आजमी है, नाम इनका है अबू आजमी। औरंगजेब वाला जब मसला आया तो उसके बड़े दीवाने थे। ये औरंगजेब के सपोर्ट में तकरीरें कर रहे थे।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, मुसलमानों को खुश करने के लिए न जाने किस किस तरह के बयान ये देते रहते हैं। जानते हैं आप सुर्खियों में केवल इसी वजह से रहते हैं। ओवैसी जब वहां चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे तो बोले कि मैं ओवैसी को पटक दूंगा, मैं यूपी का रहने वाला हूं, ओवैसी को पटक दूंगा, इसकी बत्तीसी बाहर निकाल दूंगा। और कमाल यह है कि इन्होंने टिकट भी जो है वो चुन चुनकर मुसलमानों को बांटे थे। नतीजे क्या है? नतीजे आपके सामने है। बीएमसी में कुल जमा 2 सीटें हैं इनकी, 2 सीटें। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, अब इसके दिन जो है लदते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। और तुष्टीकरण के लेवल को, तुष्टीकरण की लिमिट को विपक्ष ने इतना बढ़ा दिया कि अब उसके आगे ये क्या ही कर लेंगे। इसके आगे इस तुष्टीकरण को कैसे बढ़ाएंगे? भाई, मुसलमानों को आरक्षण की बात कर ली है। रेवंत रेड्डी ये खुलेआम कह चुके हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। अब इससे ज्यादा क्या लेवल बढ़ाएंगे? लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मतलब मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन क्या मुसलमान मतलब कांग्रेस हो सकता है? ये सोचना पड़ेगा इन नतीजों के बाद। अच्छा, मालेगांव में क्या हुआ? मालेगांव के नतीजे क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुसलमान इससे अलग चल पड़ा है। वो अपने नेताओं को ढूंढ रहा है और उस तलाश का जो फायदा है वो इस्लाम पार्टी को भी मिल रहा है, ओवैसी को भी मिल रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने लगभग 125 सीटें जीती हैं और स्ट्राइक रेट इनका अगर आप करीब करीब ढूंढेंगे तो 30% के आसपास है। इसको आप समझिए, सामान्य बात नहीं है। कहां पर कितनी सीटें जीती, जरा उसका एक चार्ट डालिए, मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं। 125 सीटें कुल जमा ओवैसी की पार्टी के खाते में गई और वो जो 125 सीटें हैं, 33 सीटें ये जीते मालेगांव में, 21 सीटें जीते अमरावती में। ये जरा देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे। नांदेड़ में 14 सीटें, धुले में 10 सीट, सोलापुर में 8 सीट, मुंबई 8 सीट, नागपुर में 6 सीट, ठाणे में 5 सीट, अकोला में 3 सीट, अहिल्यानगर में 2 सीट, जालना में 2, चंद्रपुर में 1। ये सारा अगर आप चार्ट जोड़ेंगे सीट बैठेंगे 125। ये पैटर्न अगर बढ़ा तो उन पार्टियों का क्या होगा जो फर्जी सेकुलरिज्म की बात कह के इसकी चटनी चटा कर अब तक मुसलमानों का वोट लेते रहे। मतलब हिंदू तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो किस तरफ जाने वाले हैं, उनका वोट बैंक किस तरफ जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है, वो पॉलिटिकल शिफ्ट है। लेकिन मुसलमानों ने भी अगर अपने नेता इस तरह से बदल दिए तो इनका क्या होगा जो कहते हैं मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। और मेरा अगला सवाल इसमें आज यह है कि एक पैटर्न रहा है कि मुस्लिमों में डर पैदा करो, डराओ, हिंदुओं के नाम से डराओ, किसी पार्टी विशेष के नाम से डराओ, कभी संघ के नाम से डराओ और वोट ले लो। उनके लिए करो कुछ मत करो, डराओ और वोट ले लो। क्या यह डर की राजनीति अब खात्मे की तरफ जा रही है? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। क्या मुसलमान ओवैसी पर मेहरबान हो गए हैं? क्या कांग्रेस और सपा से मुसलमानों ने उचित दूरी बना ली है? यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहता था, लेकिन अब इन सीटों पर कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। ओवैसी की पार्टी धीरे धीरे इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। चाहे बिहार विधानसभा के नतीजे हों या फिर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमानों ने ओवैसी पर भरोसा जताया, जबकि विपक्षी दलों को यहां करारी शिकस्त मिली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव से कांग्रेस के सफाये को लेकर तंज कसा। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास
विकास का कोई एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 125 सीटें मिली हैं, जबकि कई सीटों पर एआईएमआईएम की हार का अंतर काफी कम रहा है। यही वजह है कि एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने सपा और कांग्रेस की तुलना वोट कटवा पार्टी से कर दी। हमारे जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े थे वहाँ ये कांग्रेस और सपा ने उम्मीदवार डाल के हमारे वोट काटे। ये असल वोट कटवाए, इनकी वजह से कितनी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहीं पर हमारा उम्मीदवार 200 वोट से हार गया, कहीं 400 वोट से हार गया, कहीं 500 वोट से हार गया। तो ये वोट कटवा निकले ना। एक तो साथ में आते नहीं है, कांधे से कांधा मिला करके चलो लड़ेंगे, साथ में हराएंगे बीजेपी को, मगर अपने एरोगेंस, घमंड, गुरूर में रहते हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एमआईएम की जीत को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओपी राजभर ने सपा और कांग्रेस पर तंज कसा। राजभर ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गुलामी से बाहर निकलकर अपना नेता चुन रहे हैं। उन्होंने इसे यूपी चुनाव से भी जोड़ा और कहा कि अगर मुसलमानों ने यूपी में सपा का साथ छोड़ दिया तो उन्हें करारी हार मिलेगी। यूपी में भी चेतना जागृत करें, खाली गुलामी करेंगे सपा का, कांग्रेस का। यहाँ भी चेतना जागृत, अपने अधिकार के लिए लड़ें। हमसे सीख ले यूपी में मुसलमान। हम 6 एमएलए लेकर के और अब गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों को जो है बराबर लड़ते रहते हैं उनको लेके। और उनकी आबादी 20% है और सपा में खाली गुलामियां करेंगे। ओवैसी के साथ खड़े हो जाते तो फिर उनके भी जैसे वहां 125 जीते हैं ना, तो यूं जो है 30-40 को जीत जाते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में ओवैसी की पार्टी की एक पार्षद ने बुर्का वाले विवाद पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अभी तो कॉर्पोरेटर बने हैं, आगे जीतकर मेयर भी बनेंगे। जैसे आप आज देख रहे हैं कॉर्पोरेटर, जैसे कि वारिस पठान साहब ने बोला है कि आज हम कॉर्पोरेटर हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक मेयर भी बनेंगे। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया और उस भरोसे पे खड़े होना मतलब मामूली बात नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों के लिए जमकर तुष्टीकरण किया, लेकिन अब मुसलमान इन पार्टियों पर भरोसा खो रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में मुसलमान किसकी तरफ जाता है। सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी कांग्रेस और सपा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, संदीप त्रिपाठी जी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब्बास हैदर हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शादाब चौहान हैं, लीडर हैं एआईएमआईएम के, मेरे साथ पंकज शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शहजाद पूनावाला आपकी तरफ जाना चाहता हूं और साथ ही मैं चाहता हूं कि आप अब्बास हैदर और शादाब चौहान को भी रखिएगा। शहजाद, बहुत सीधा सवाल है, बहुत स्पष्ट है, ये पैटर्न किस तरफ जा रहा है जी? आप हिंदू वोट ले जाएंगे, ओवैसी मुस्लिम वोट ले जाएंगे। यही आरोप पहले ये विपक्ष के लोग लगाते रहे आप दोनों के ऊपर। ऐसा है राम भाई, अभी मैंने आपकी पूरी ओपनिंग सुनी, आपका पैकेज जो चला वो सुना, तो मेरे मन में ख्याल आया कि राम भाई आप कभी नकली नाइकी पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे। आप कभी नकली आईफोन इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भाई ओरिजिनल चाहिए ना। तो यही चीज़ तो आपको दिखा रहे हैं आंकड़े। मालेगांव में जहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे उन्होंने बोला मैं नकली नाइकी क्यों यूज़ करूँ भाई, मेरे पास ओरिजिनल इस्लाम पार्टी 35 सीट्स, मेरे पास ओरिजिनल है एमआईएम पार्टी 21 सीट्स, और फिर ये नकली की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस जितना लोगो लगा ले, जितना वो सजदा कर दे, उद्धव सेना कितना सजदा कर दे, उनको 0, 2, 1, 3 सीट देकर समाप्त। और यही है तुष्टीकरण की राजनीति का पैटर्न। मैंने अभी 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले एक कविता लिखी है, अगर आप मेरे थोड़े हौसले को बढ़ाएंगे तो मैं कविता पढ़ लेता हूँ। समझाता जिसको भाईजान, सुनिए, इरशाद ही बोलिए, ये जो माहौल बन रहा है इनका, इनके लिए तो इरशाद ही ठीक रहेगा। ठीक है, सुनाइए। तो अर्ज किया है राम जी, अर्ज किया है महाभारत में, अर्ज किया है राम जी के सामने, समझा था जिसको भाईजान, आज उन्हीं के साथ हुआ घमासान। वोट बैंक की तिजारत करने वाले बोले ये तो है मेरा सामान, बस इसी चक्कर में तो खोली थी मैंने सजाकर वोट बैंक की दुकान। कहते हैं ना मित्र, छोड़ा जिसने मंदिर को और करने लगे इफ्तार, उनको आज ना नसीब हुआ, ना माया मिली, ना राम ना मुसलमान। तो मुझे लगता है कि देखिए, आज संदीप जी की शक्ल देखिए, संदीप जी की शक्ल देखिए और ये शादाब चौहान की शक्ल देखिए।
संदीप जी, ऐसा लग रहा है कि ये गए थे बड़े आबरू के साथ कि ये तो मेरा वोट बैंक है, मैं ही इसका ओरिजिनल क्लेमेंट हूं, पर शादाब जी ने जो खेल कर दिया, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जाति वाति इस पर मत जाइए, भारतीयों को अपील कीजिए। इसीलिए 29 कॉरपोरेशन में से 25 कॉरपोरेशन भाजपा जीती। भारतीयों को अपील किया भाई, मराठियों को अपील किया, महिलाओं को अपील किया, मुंबई में हमने अपना झंडा गाड़ दिया। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस कितनी दिनों तक ये मैं मुस्लिम पार्टी हूँ, मैंने देखो यूसीसी को रोका, मैंने शाहबानू को रोका, मैंने शायरा बानू को रोका, मैं शरिया लेकर आऊँगा, मैं सीए को रोकूंगा, मैं वक्फ रोकूंगा, क्या मिला संदीप जी आप बताइए ना। संदीप जी मुझे बुरा संदीप जी फिर शादाब जी, आप दोनों ना माया मिली, पहले ना संदीप राम, जी ना मुसलमान, जी संदीप त्रिपाठी, दोनों बटवे कट गए आपके, दोनों कट गए बटवे, दोनों कट गए, दोनों बटवे कट गए। राम जी देखिएगा, पॉपकॉर्न जैसे उछलते हैं, जब आप उनको तलते हैं तो वैसे भी शहजाद भाई उछलने वाले हैं। जैसे मैंने शांति से सुना, वो नहीं सुन पाएंगे। तो अभी देखिएगा, देखते रहिए, दर्शक भी देखें। आज मौनी अमावस्या है, सभी पैनलिस्टों को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपने दुख का मैं कारण बता देता हूँ। जिस तरीके से आज हमारे प्रयागराज का रहने वाला हूँ, प्रयागराज में हमारे मुक्तेश्वरानंद महाराज जी को मौनी अमावस्या पे जो है स्नान नहीं करने दिया जाता है, उनको चोटियां पकड़ पकड़ के वेद पाठियों को मारा जा रहा है। दुर्भाग्य है, ये बताते हैं ये शहजाद पुणे वाला लब जिहादी जो कि नाम बदल कर आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सनातन की बात करने वाले लोग आज हमारे शंकराचार्य को मारेंगे और हम पर सवाल खड़ा करेंगे। अब देखिए उछलने लगे, देखिए संदीप त्रिपाठी, प्रॉब्लम कहाँ है आप? जिस दिन हिंदुओं पे डिबेट करो तो कहते हैं मुसलमानों की बात नहीं करते, अब मुस्लिम पे डिबेट करो तो आपको हिंदू याद आ रहा है। उछलेंगे सर, अरे बात बताइए ना कि क्यों ये सब मालेगांव हार गए, क्या पैटर्न है ये भाई? उस पे हारते हैं कहीं जिस विषय पे बुलाया गया उस पर तो बात कर लीजिए। नहीं उस पर ही, अरे सर क्या मतलब चाहते हैं कि आप सनातन पर बात ना हो? नहीं क्यों ना, आप तो बुलाएंगे तो उस पर भी बात कीजिए। अरे क्यों ना हो भाई, सनातन धर्म के क्यों ना हो? आज बताइए, नहीं क्यों ना हो, को तोड़ दिया जा रहा है। अरे क्यों ना हो, विरासत को नष्ट कर दिया जा रहा है। हाँ, कितनी बेचैनी है। कोई कह दे सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसको जड़ से केवल उखाड़ना नहीं पड़ेगा। उसको भी कंडेम किया। अरे भैया बताइए ना, कितनी बेचैनी हुई कभी बेचैनी? अब आते ये फर्जी बातें मत कीजिए यहाँ के हमें मालूम है कि क्या क्या कहा गया सनातन के विषय में। सुनिए आप सुनिए, आप बताइए मुझे। आप सुनिए, आर्काइव पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने उसको खंडन किया है। और मैं आपके खंडन करने से क्या होता है? और मैं कांग्रेस मैंने उसका खंडन किया है। आपने मुझे संदीप त्रिपाठी, मैंने उसका खंडन किया, मैंने उसका खंडन किया है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ आगे बढ़िए ना, बताइए ये कहाँ गई मालेगांव की सीटें आपकी? जी AIM बढ़ रहा है, तो बिल्कुल हम आपके ही चैनल पर ये बात हमने ये कही थी कि जब भी ध्रुवीकरण होगा, आप उठाकर देख लीजिए, जब ये डिबेट हम कर रहे थे आपके चैनल पे, और हमने ये कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि ओवैसी जी आए और खूब हिंदू धर्म के लोगों को गरियाए, ताकि उनको वहां पर फायदा हो और इनको यहाँ पर फायदा हो, तो फायदा ले रहे। और एक बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि जो है, तो फिर रेवंत रेड्डी क्या कर रहे थे? ओवैसी जी कहते हैं कि वो कौन सी रेवड़ी बांट रहे थे संदीप त्रिपाठी? सुनिए हम बता रहे, अगर अनुमति हो तो मैं बोल दूं। ओवैसी जी पे बोल रहा हूं, अगर उस पे भी नहीं बोलने दे, भाजपाई मतलब क्या, उनको आप एक ही मानते हैं क्या? ओवैसी जी का उद्देश्य यह है कि मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनकी बातें सुनी जाए। जरा ये बताइए कि 150 मुस्लिम पार्षद थे जब ये कहते थे, इनके 68 हुआ करते थे, तब कांग्रेस में मुस्लिम पार्षद हुआ करते थे। आपके आने के बाद उसी महाराष्ट्र में शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करें, पूनावाला जी क्विक, फिर शादाब को इन कराऊंगा और अब्बास हैदर को। जी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी और AIM मिलकर दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं। पॉपकॉर्न की तरह उछलना बोलिए पूनावाला, तो मैं अपनी बात रखूं। ओके, अगर इनका पॉपकॉर्न की तरह एक मिनट का, हाँ पूनावाला जी बोल रहे हैं, अब सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए। देखिए, हाँ अब मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ जी, अब मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। पकोड़े की तरह अपने आप को ना तलाया जाए, मैं अपनी बात रखूँ। देखो ऐसा है, उन्होंने कहा कि ओवैसी हमारे क्रिएशन है, हमारी बी टीम है। हैदराबाद में जुबली हिल्स के इलेक्शन में रेवंत रेड्डी ने ओवैसी का समर्थन भी लिया और कहा कि ओवैसी से बड़ा कोई मसीहा नहीं है गरीबों का। और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने ओवैसी का समर्थन लिया और यूपीए के 10 साल में ओवैसी सरकार में थे, बताइए। और ओवैसी हमारे साथ है, गजब है भाई।
ओवैसी हमारे साथ बता रहे। सुन लीजिए संदीप जी, क्यों उछल रहे आप? अभी तो आपने बताया कि उछलेंगे उछलेंगे, खुद ही उछलने लगे, खुद ही उछलने लगे भाई, खुद ही उछलने लगे। अच्छा, जिन लोगों ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया, जिन्होंने ए भाई राम जी मेरी बात आ जाने दीजिए। अरे थमना पड़ेगा ना भाई, पॉइंट आने दीजिए, आपका आ गया। एक मिनट रुकिए भाई त्रिपाठी जी। राम जी मैंने इनके बीच में नहीं बोला। जी जी एक सेकंड बोलिए शहजाद, क्विक। देखिए राम जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। हाँ जी। इसको कहते हैं डिबेट जिहाद, डिबेट जिहाद कहते हैं। लव जिहाद तो मैं कर नहीं सकता, मैंने शादी नहीं की है, पर डिबेट जिहाद इसी को बोलते हैं। सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए डिबेट जिहाद। अब देखिए ऐसा है कि संदीप जी, सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किसने किया? चच्चा नेहरू ने। चिच्चा नेहरू ने बोला हिंदू रिवाइवलिज्म होगा, चिच्चा नेहरू ने अयोध्या जी का विरोध किया, चिच्चा नेहरू के परिवार राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना होता है, चिच्चा नेहरू की पार्टी ने बोला कि सनातन समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये चिच्चा नेहरू वाली पार्टी यहाँ पर दूसरों को ज्ञान ना दे जो खुद मंदिर विरोधी है। और तीसरी बात, अरे भाई काहे इतना उछल? अरे भाई रुक जाइए त्रिपाठी जी, रुक जाइए भाई। उछलो, इतना मत उछलो, इतना मत उछ। अरे क्या हो गया इनको, क्या हो क्या गया आज? अच्छा सुन लीजिए, आखिरी बात, रेवंत रेड्डी, मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। रेवंत रेड्डी ने ओवैसी को मसीहा बोला है, रेवंत रेड्डी को निकाल दो। ओवैसी अगर हमारा एजेंट है तो बताइए। 2 साल बाद FIR लिखी जाएगी। अरे बताइए हमने हाजिर संदीप त्रिपाठी क्या बोले जा रहे हो? इन्हें पता नहीं कल ही रहता। आपके नेता ने क्या बयान दिया है रेप पर? कल ही आपके नेता ने रेप पर क्या बयान दिया है? भूल गए? उन्होंने बताया कि हमें ये फट जाएंगे, ये बॉम्ब की तरफ फट जाएंगे। देखो ये देखो कैसे नसें फट रही है, ये नसें फट रही है भाई, ये नसें फट जाएगी। ठीक है, अब मुझे शादाब चौहान को इन कराना है इसमें। एक सेकंड, दोनों से मैं कहूंगा थोड़ा सा विराम लीजिए, रेस्ट लीजिए। मलूक नागर मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को, लेकिन शादाब चौहान क्यों बोल रहे हैं भाई? अब आप इनको वोट कटवा बोलने लगे। वारिस पठान कह रहे हैं कि ये लोग वोट काट रहे हैं, अब्बास हैदर जी को भी लेके आइए। हैदर साहब, आप लोगों की पार्टी औरंगजेब को लेकर पता नहीं क्या क्या महाराष्ट्र के अंदर कर रही थी। सारे जो आपने टिकट बांटे वो ढूंढ के मुसलमानों को दिए, और मुसलमानों ने अब्बास हैदर को वोट नहीं दिया। अब शादाब चौहान क्यों बोल रहे हैं कि ये वोट काटने वाले लोग हैं? देखिए, हम राम मोहन जी सबसे पहले, हैदर जी आ रहा हूं मैं आपके पास, रुकिए। बोलिए। राम मोहन जी सबसे पहले हम महाराष्ट्र की सम्मानित जनता को धन्यवाद करते हैं और हमारे जीते हुए तमाम नगर सेवकों को बधाई देते हैं कि उनके पास एक नई जिम्मेदारी है। और ये स्पष्ट संकेत है जिसको लगता था कि MIM मुसलमानों की पार्टी है। हमारे 6 कॉर्पोरेटर दूसरे धर्म के भी जीत करके आए हैं, और जो बुरके वाली बहन के संबंध में कहा था, बुरके वाली बहन आज कॉर्पोरेटर बनी है, कल इंशाल्लाह मेयर बनेगी, क्योंकि भारत के संविधान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तीसरी बात, जो लोग अभी संदीप त्रिपाठी ऐसा पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे कि देखो बीजेपी, ऐसे ही और 5 प्रवक्ता थे, राधिका खेड़ा थी, गौरव वल्लभ थे, जयवीर शेरगिल थे, शहजाद पुनावाला थे, ये रोज कहते थे बीजेपी की बीजेपी टीम, और खुद बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। तो ये जो लोग बीजेपी का हम लोग को बोलते हैं, 4 दिन बाद सारे सेकुलरिज्म का भूत उतर जाता है और ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं बीजेपी का प्रवक्ता बनने के बाद। ये हिमंता कौन थे? ये RPN सिंह कौन थे? ये जतिन प्रसाद कौन थे? ये सब के सब कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, ये सब के सब सेकुलरिज्म और संविधान के चैंपियन हुआ करते थे। लेकिन ये बीजेपी में गए, सारा सेकुलरिज्म का भूत उतर जाता है इनका, फिर असली आईना बेनकाब हो जाता है। आप ये कह रहे हैं शादाब चौहान, मतलब आप खुलकर ये मानने लगे हैं कि ठीक है हम लोग कम्युनल हैं तो क्या दिक्कत है, बाकी ये सेकुलरिज्म का भूत उतर जाने दो, क्या समस्या है? नहीं, अरे उनके पास अगर भूत है तो भूत के रूप में ही रखे हुए हैं। आप तो खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं ना भाई, कि जो बनेगा वो हिजाब वाला बनेगा, जो बनेगा। राम मोहन जी, हम खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं भारत के संविधान ने जो अधिकार जिसको दिए हैं उसकी बात करने के लिए। और ये सेकुलरिज्म के जो लिबादा उड़े, झूठा सेकुलरिज्म था। ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बना देते थे, हम लोगों का इस्तेमाल करते थे, हमारे वोट पे खुद नेता बनते थे। 20% मुसलमानों को। अब संकट यूपी पर है, ये बिहार और महाराष्ट्र के संकेत अच्छे नहीं है आप लोगों के लिए। अब्बास हैदर, एक सेकंड शादाब चौहान, अब्बास हैदर। देखिए राम मोहन भाई जी, राम मोहन भाई, पूरी डिबेट में एक बात स्पष्ट हो गई कि आपने भी ये बात स्वीकारी, आपके पैकेज में भी कहा गया, MIM भी मान रही है, भाजपा भी मान रही है कि महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज BMC के चुनाव थे उसमें ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ और हिंदू वोट एक तरफ चला गया, मुसलमान एक तरफ चला गया। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि चुनाव के नतीजे ये बिल्कुल नहीं कहते। राम मोहन जी, एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा और हमारे मुद्दे इशू
बेस्ड थे, जनता के लिए थे और जनता के लिए हमने चुनाव लड़ा। जो भी नतीजे हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। देखिए लोकल बॉडीज के चुनाव में लड़ा आपने, एक मिनट अब्बास हैदर, कौन सा इशू बेस्ड लड़ा? मैं बता, आपने तकरीरें अबू आजमी की सुनी है? आपने जो कैंडिडेट जिनको उतारा था उनका पैटर्न देखा परसेंटेज वाइज कि कितना दिया है? नहीं, देखिए हमारा जो भी पैटर्न है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी का बेस उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में हमारे विधायक हैं, आज भी करीब 17 से 19 सीटें हम जीते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन एक बात समझिए कि समाजवादी पार्टी का एक वृहद कैडर है महाराष्ट्र में, और ये कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का तो चुनाव था नहीं कि जहां पे जनता एकजुट होकर के सरकार बदलने के लिए चुनाव लड़े। ये जो है लोकल इश्यूज बेस्ड चुनाव था और समाजवादी पार्टी ने अपने कैडर को भी मौका दिया। हमने किसी से पैक्ट नहीं किया, हम खुद चुनाव लड़े, और ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिले, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमने एक अलग तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। ये बात स्पष्ट है कि वो स्ट्रैटेजी विफल हुई, और निश्चित रूप से 2024 में जब हम जीते थे उत्तर प्रदेश, तब भी हमने इंट्रोस्पेक्शन किया था, आज भी हम करेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि महाराष्ट्र की जनता आज भी धर्म के नाम पे ना उन्होंने वोट दिया है, ना धर्म के नाम पे वोट देगी। शहजाद पूनावाला की पार्टी अपने आप को शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मलूक नागर जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और एमआईएम जैसी पार्टियां फायदा उठाती हैं, ये बात इन्होंने यहां पे स्पष्ट करी है पूरी डिबेट। देखिए पूनावाला जी, राम जी, हाँ, समाजवादी पार्टी के विषय क्या थे याद है? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इन्होंने वोट जिहाद का नारा दिया था। वोट जिहाद करने के लिए उन्होंने एक मौलाना को भी पकड़ा था। ये इनके नारे और मुद्दे होते हैं। ये वो पार्टी है जो मठाधीश को माफिया बोलती है, राम मंदिर को बेकार बोलती है। सुन लीजिए भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब्बास हैदर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब्बास हैदर नैतिकता की हाँ, तो आप अपने समय पे करेक्ट कीजिए ना। बोल लीजिए। अरे फेक न्यूज है ना, तो आप अपने समय में करेक्ट करो। पर हाँ, एग्जैक्ट, थैंक यू। देखिए अब्बास हैदर जी, आपके मुद्दे तो हमको पता है भाई। दीपोत्सव में कोई दिया लगा दे प्रजापति समाज का, तो बोलते क्रिसमस की झालर क्यों नहीं लगाते? ये आपके मुद्दे होते हैं भाई, तो आपके मुद्दे तो रहने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर भारतीय के नाम पर ये सभी लोग पॉपकॉर्न की तरह उछले कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय ना हो मेयर, पर जब ये वारिस पठान और ये शादाब चौहान जैसे लोगों ने कहा बुरखे वाली बनेगी, तब ये समाजवादी पार्टी ने गोंद लगा दी, कांग्रेस ने गोंद लगा दी, और केवल भाजपा ने बोला कि मुंबई का मेयर महायुति का हिंदू और मराठी होगा। ये आज भी पूछो ये अब्बास हैदर से, ये अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे बुरखे वाली, ये शादाब अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा बुरखे वाली, पर ये बोलेंगे कि मुंबई की जनता पर बुरखे वाली थोप देंगे। अरे हैदराबाद में बना दो, हैदराबाद में बना दो, शादाब हैदराबाद में बनाओ ना। कल वो मेयर बनने वाली है। देखिए ऐसा है राम मोहन जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो हम करोड़ों दिए प्रजापति समाज से खरीदेंगे, और हम दीपोत्सव आपकी तरह नहीं करेंगे। हम क्यों है आप? अच्छा ये बताइए, शहजाद को खुशी होगी या नहीं होगी? डाली टोपी वाला मुख्यमंत्री बनेगा या हिजाब वाली बनेगी? आप बताइए, होगी खुशी या नहीं होगी? आज एक्सपोज हो जाएगा शहजाद। चाहेंगे जी, जो भी भारतीय है वो बन सकता है, मलूक नागर पे बनेगा और हिंदू रखने वाला बनेगा, भारतीय बनेगा और हिंदू। ठीक है, आप सभी को रोकना चाहता हूं। मलूक नागर जी हैं, पंकज शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनको लेके आना चाहता हूं। मलूक जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, चीजों को समझते हैं, थोड़ी धड़कन तो यहां भी बढ़ रही है ना लोगों की कि भाई अगर ये वाला वोट बैंक भी चला गया तो फिर किसके भरोसे आगे लड़ेंगे? देखिए राम मोहन जी, हम बिल्कुल आपके टेलीविज़न पे बैठ के एनडीए का हिस्सा हैं, और हम साफ कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार अगर मुसलमान भाइयों के हक की बात है तो हम आगे खड़े होंगे। पर ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी हैं, जब हिंदुओं की बात आती है तो इनके मुंह सिल जाते हैं। आज जो टॉपिक आपका मुसलमान भाइयों का है, मैं कहना चाहता हूँ करीब 60-65 सालों से पिछड़े और दलितों की वोट लेके शोषण करती रही कांग्रेस, और आज पार्लियामेंट में मैं ओवैसी साहब के साथ बैठता हूं, बाबा साहब के बारे में जैसा बोलते हैं, अंबेडकर साहब के बारे में, और जैसा दलितों के बारे में बोलते हैं, जैसे पिछड़ों के बारे में बोलते हैं, तो उनको लगता है हमारी कोई बात उठा रहा है। ये वोट ले लेते थे, शोषण करते थे, देते कुछ नहीं थे। अगर वो साफ बोल रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं, उनको टिकट भी दे रहे हैं,
उनकी बात को साफ तौर पे उठा भी रहे हैं, नकली नहीं कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। और अगर प्रेम जी बात करें हम सीधी कि जो ये आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों की वोट मिलती है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, जब कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाएं, ऐसे बयान देते थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाएं, ऐसे बयान देते थे जो हमारे देश के लोगों के खिलाफ जाएं, पाकिस्तान में इनकी सुर्खियां बनती थी, हेडलाइन बनती थी। और ओवैसी साहब जब बाहर गए, उन्होंने बात ऐसी करी कि देश के लिए न्यौछावर होने वाली, देश के हित में बात करी, पाकिस्तान के खिलाफ बात करी, देश के हित में बात करी। अरे नागर जी, हिंदू नागर जी एक सवाल, तो एक सवाल मुझे पूछना है, एक सवाल आपसे पूछना है कि एक मिनट नागर जी से एक सवाल पूछना है, त्रिपाठी जी, और इसके बाद पंकज जी रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब संसद में ओवैसी जी आते थे तो साथ में कोई टिफिन लाते थे क्या, और आपको अच्छा अच्छा भोजन खिलाते थे क्या? मुझे तो लग रहा है कि आप ही ओवैसी जी की तरफ से बोल रहे हैं। ये शादाब की जरूरत नहीं है आज। ईमानदार आदमी है नागर साहब, ईमानदार आदमी। देखिए राम मोहन जी, आपको क्या लग रहा है, सुनो, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेसियों को कहां मिर्च लग रही है? सो कॉल्ड गठबंधन, इंडिया गठबंधन वाले क्यों चिढ़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, टकर रहे हैं, प्रदेश में इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ सकते? देश के सब लोग देख रहे हैं, टिफिन खाएं या ना खाएं एक साथ, लेकिन देश की बात आएगी तो हम चुप बैठ जाएं। अगर मुसलमानों की बात आएगी तो हम चुप बैठ जाएं, मुसलमानों की बात आएगी तो मुसलमानों के हक की बात हम ना करें। अगर देश के नेशनल टेलीविजन पे डिबेट हो रही है और वो भी एक ऐसा एंकर डिबेट कर रहा है जो होमवर्क करके बैठे, और वो एक ऐसा आगे लाइन पे है जो 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने के बाद सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है, तो मुसलमान भाइयों के बारे में अगर बात आए तो ना बोले, कांग्रेस और उसकी साथी मैं कोई टोक नहीं रहा हूं, ना खोले। मैं तो एक लाइटर नोट पे इसको ले जा रहा था नागर जी। पंकज शर्मा, आपकी मर्जी है, आपका पक्ष है, आपकी पार्टी है, आपका मन है, जो चाहे वो बोलिए, रिपब्लिक किसी को रोकता नहीं है। पंकज शर्मा जी बोलिए। क्या बोलूं? कुछ बोलने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज जिस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में उपहास उड़ाते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, खिल्ली उड़ाते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। दूसरा, मैं इसको भी दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि रिपब्लिक भारत जैसे चैनल के प्रवक्ता ने, एंकर ने वक्ता जी को इस तरह से मखौल उड़ाने से रोका नहीं। अच्छा, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, केवल एक मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आज, और जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी इसी पद पर थे। मोदी का मजाक आप रोज उड़ा सकते हैं, प्रतिदिन, और नेहरू जी के पास कोई विशेषाधिकार है जिनका मजाक आप कभी नहीं उड़ा सकते, और उस पे एंकर भी रोके। इस्तेमाल करके नहीं उड़ाया। आप जरा, मैं पंकज शर्मा से सवाल नहीं पूछ रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता की कही क्या नहीं बोला गया? एक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के लिए बोल रहा हूं मैं, मोदी के मजाक में क्या नहीं बोला गया? अरे आप पूरे सोशल मीडिया पे चले जाइए, कोई स्पेशल प्रिविलेज दूं क्या मैं? कोई स्पेशल प्रिविलेज दूं? उन प्रवक्ताओं से आप कहते हैं कभी, उन प्रवक्ताओं से आप कहते हैं, अभी आप आंख बंद करके केवल आईएनसी का पेज उठा लीजिए, मैं स्पेशल प्रिविलेज दूं किसी को कि ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा? जब आप सारी राजनीति इधर ले आए हैं, जब आप सारी राजनीति इधर ले आए हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम का जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया, क्या आप उसकी तारीफ करते हैं? कांग्रेस, अच्छा, शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों भाई, क्यों मजाक उड़ाते हैं चाचा नेहरू का? क्यों मजाक उड़ाते हैं? ऐसा है, सुनिए, बोलिए। एक सेकंड। मैंने कौन सा गलत शब्द इस्तेमाल किया? मैंने चिच्चा बोला? अरे भाई, कई भाषाओं में कई लोग जो है उन चाचा को चिच्चा बोलते हो। चाचा नेहरू तो पसंद करते थे अपना चाचा को चिच्चा बोला, तो चिच्चा से क्या नाराजगी हो गई? अरे देखिए, एक सेकंड राम जी, मैं अपना बोल लूं क्या? राम जी, मैं अपनी बात बोल लूं, फिर वो बीच में बोले। जी बोलिए। राम जी, ऐसे तो डिबेट नहीं होगी। मैं तो राम जी से पूछ रहा हूं कि क्या राम जी आपके किस तर्क से आप आपत्ति, मुझे बताइए ना, किस तर्क से आपको दिक्कत हुई? मैं उसको ठीक करवाता हूं, अभी ठीक करवाता हूं। पंकज जी को क्या प्रॉब्लम है? अपनी बात पूरी कर लूंगा, फिर वो बोलेंगे। हाँ, सुन लीजिए। किस नाम से संबोधन किया? राम जी, मुझे अपनी बात रखने दो लोगों की आवाज आ रही है, सुन नहीं पा रहा। 1 सेकंड शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। शहजाद 1 सेकंड रुक जाइए बस। किस संबोधन से दिक्कत है, दोबारा दोहरा दीजिए जरा।
मैं क्यों दोहराऊं? उस संबोधन को नहीं दोहरा सकता। ऐसा कौन सा संबोधन हो गया भाई जो आप दोहरा नहीं सकते? सकता। अपनी बात आप रख तो उसको दो दोबारा पहले। सुन लीजिए ना। और राम आप जी, मुझे बताइए, अपनी बात अगर आप रखने समर्थन दीजिए। करते हैं, ओके, राम जी, शहजाद ऐसे नहीं पूनावाला, चलेगा। शहजाद पूनावाला, राम जी, इस ऐसे देश, नहीं अच्छा आपको चलेगा। अगर चचा और चिचा में दिक्कत है तो मैं राम जी, बता एक-एक देता करके हूं, बात ली जा इस सकती देश है, के मैं आपसे इस रिक्वेस्ट देश कर के रहा हूं। इस राम देश जी, के एक 70-80% लोग, राम जी। एक सेकंड, मैं शहजाद पूनावाला 1 सेकंड, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं रिस्पॉन्ड करने के लिए। अभी नरेंद्र मोदी को असदुद्दीन ओवैसी दिन भर मोदी बोलते हैं, वो दा शब्द का उच्चारण नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनकी जबान साफ नहीं है ना। अब शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुनिए। मैं 20 सेकंड मांगता हूं, फिर उसके बाद पंकज जी बोले धैर्य रखिए। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, मोदी की मां को गाली, मोदी के समाज को गाली, मोदी को लाठी डंडा मारेंगे राहुल गांधी, मोदी जी के समाज को गाली देने पर कन्विक्ट होने के बाद राहुल गांधी। मैंने क्या बोला? मैंने चाचा को चिच्चा बोला। भाई बताइए राम जी, कई जगहों पर चाचा को चिच्चा बोलते नहीं बोलते? मैंने कौन से अपशब्द का इस्तेमाल किया? और चिच्चा नेहरू ने सोमनाथ को रोका था कि नहीं रोका था? चिच्चा नेहरू ने अयोध्या का विरोध किया था कि नहीं किया था? चिच्चा नेहरू के जो वंशज है वो क्या विरोध नहीं करती राम मंदिर का? आप बताइए पंकज जी, चाचा को चिच्चा बोल दिया, मेरी प्रोनाउंसिएशन में चिच्चा निकला, तो चिच्चा में क्या लगा आपको? चिच्चा में क्यों बुरा लगा? साथ दे रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं पंकज जी? मुझे क्लियर कीजिए, आपको चचा और चिचा में क्या दिक्कत है? ये प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है आपका। आपको चिचा और चिचा में मुझे तो कोई खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा। ये प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम नहीं है। किसमें है फिर? चिच्चा में क्या है? इसके पीछे का उनका तो नाम ही, अरे ऐसे उनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, है ना। अब कोई प्रेम से उन्हें चचा बुलाए या चाचा बुलाए, अंकल बुलाए, जिसके जो रिश्ते में लगते हैं वो बुलाएगा। आपको क्या दिक्कत है इससे? आप जैसे प्रबुद्ध एंकर से यही उम्मीद है। अब इसमें क्या समस्या है? इस तरह से समर्थन कर रहे हैं। इस देश के मैं बता रहा हूं आपको, अपने अनुभव के आधार पर आप मुस्लिमों की बस्ती में कभी जाइए। शहजाद पूनावाला मुस्लिम है ना, आप कभी बस्ती में उनकी जाइए, वो ऐसे ही बोलते हैं, वो अपने चाचा को भी चिचा बोलते हैं। भैया क्या दिक्कत है उसमें? उसमें बहुत अनुभव है। अगर शहजाद, मुझे लग रहा है कि आपने भारी अपराध कर दिया, पंकज जी कह रहे हैं। अब मेरा विवेक इतने दूर नहीं जा रहा है, नहीं कैसे पंकज शर्मा जी को दिक्कत हो रही है। अब बताइए, कोई मुस्लिम चाचा को चिच्चा बोल दे, इससे इनको विरोध है? कोई मुस्लिम चाचा को चिच्चा बोल दे, इससे विरोध है? कल बोलेंगे अच्छा, मेरा डिबेट दायमा जा रहा है। एक मिनट तो ठीक है, भ्राताश्री बोलेंगे, ठीक है, भाईजान नहीं बोलेंगे। अब संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी बताइए। बोलेंगे पंकज जी को बुरा लगा। चलिए, मलूक नागर जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत अनुभवी है। एक छोटा बसपा से निकलकर आज आरएलडी में है। मैं एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये जानना चाहता हूं। अभी बात आई, अभी आपने कहा कि हमने 64 सालों में मुस्लिम समाज को कुछ नहीं दिया और हमने वोट लिया। मतलब आप ये कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने तुष्टीकरण किया, तो इसका मतलब है कि हम वो झूठ बोलते हैं। समस्या यही है कि चच्चा आएंगे, वो पठान चच्चा आएंगे, वो घबरांडू चच्चा आएंगे जो कहेंगे मैं पठान का बच्चा हूं, वो कहेंगे हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। उसके बाद एक तरफ आएंगे, फिर वो हमारे घबरांडू चच्चा एक जो आते हैं गू से एक राज्य पड़ता है, वहां से आएंगे, वो कहेंगे हमने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। भैया ये जो देश में हुआ है, हमने सही देशवासियों के लिए किया। ना हमने तुष्टीकरण किया, ना हमने मुस्लिम देखा, ना हिंदू देखा। हमने हिंदू के शब्द गलत तो नहीं है ना। हमने भारत के एक नागरिकों के लिए काम मलूक नागर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप क्या बताइए? नागर जी को लेके आइए जी। और ये मलूक नागर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। हमने कभी तुष्टीकरण नहीं किया, हमने तुष्टीकरण कभी नहीं किया। हमने भारत के एक नागरिक के लिए काम किया। जी देखिए, हाँ, एक सेकंड, राम मोहन जी के माइक बंद करो ना प्लीज। नागर जी बोलिए। देखिए, संदीप भाई का मैं बहुत इज्जत करता हूं और मैं कांग्रेस से विधायक भी रहा हूं। और 2001 में सगे 3 भाई पूरे देश में हम थे जो एआईसीसी मेंबर थे। कांग्रेस को इनको बेहतर जानता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, जब देश आजाद हुआ उसके समय में 24% मुसलमान भाइयों की हर जगह हिस्सेदारी थी, सरकारी नौकरियों में, व्यापार में, जजों में, हर जगह। और 2014 तक आते आते 1.5% रह गई।
चाहे वो नौकरियों में हो, जजों की हो, ऑफिसर्स का हो, व्यापार में हो, किसी भी धंधे में हो। तो जब पूरा इनका पूरा मुसलमान भाइयों का पूरा वहां ले जाके ठोक दिया, इन्हें कुछ नहीं दिया, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे वो दलित मुसलमान रहते हैं। पूछ लो, शर्त लगाता हूं, दलित मुसलमान जानते भी हो, गुजर बकरवाल जिनको कहते हैं 600 किलोमीटर में देश के लिए लड़ते हैं, उनको कुछ नहीं दिया। वो रोटी को दाने दाने को खत्म कर रहा हूं बात को। अब ये जब ऐसी स्थिति में, और 2004 से और 2024 तक फिर 4.5% पे आ गए। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इस देश के आरएसएस के मुखिया ने भी कहा है इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर नहीं रहा जा सकता। तो आज इनको जमीन खिसक रही है, ओवैसी उनको अपना हक दिला रहे हैं, हम उनकी ध्यान रख रहे हैं, हम उनके हक को ध्यान रख रहे हैं, मुसलमान भाइयों को साथ लेके चल रहे हैं। ये बौखला के उसका कुछ बोलते हैं, और इन्होंने वाकई शोषण करा है दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, कुछ नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, कुर्सी से उतार दिया, राजेश पायलट को धोखा दिया, सचिन पायलट को धोखा दिया। ये लोग गुमराह करते रहे, शोषण करते रहे, वोट लेते रहे, कुछ नहीं दिया इन्होंने। आज इसलिए मेरे पास आज डिबेट के लिए समय इतना ही है। आप सारे लोग अभी और तर्क रखना चाहते हैं, मैं जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन बात इतनी है कि जिसको जिस तरफ उम्मीद दिखती है उस तरफ वो चलता है। पुराने रिपीट करने वाले वो पैटर्न शायद अब पुराने हो चुके हैं। हर व्यक्ति को अपने वोट के बदले में विकास चाहिए, या उसका जो मकसद है वो पूरा होता हुआ दिखना चाहिए। क्या बाकी पार्टियां इस बारे में रिलेवेंट हैं? उनको सोचना तो जरूर पड़ेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH